स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज डिस्कस करेंगे हम RH फैक्टर को। देखिए, इस चैप्टर के पार्ट 6 में हमने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स A, B, AB और O को डिस्कस किया था। वहां हमने जाना था कि अगर RBC की सरफेस पर A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप A होगा, अगर B एंटीजन है RBC पर तो ब्लड ग्रुप B होगा, और अगर RBC पर A और B दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, और अगर RBC पर A और B में से कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। A और B एंटीजन के बेस पर इन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी की थी कार्ल लैंड-स्टीनर ने 1900 में। इन ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी के 40 इयर्स बाद, 40 साल बाद 1940 में अलेक्जेंडर वीनर ने रीसस मंकी की RBC की सरफेस पर इन A और B एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन यानी एक और स्पेसिफिक प्रोटीन को डिस्कवर किया। इस प्रोटीन का नाम इस रीसस मंकी के नाम पर RH प्रोटीन या RH फैक्टर या RH एंटीजन रखा गया। ये RH एंटीजन ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स की RBC पर भी पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 95% भारतीयों की RBC पर यह RH फैक्टर है, जबकि शेष जो 5% भारतीय हैं उनकी RBC पर यह RH फैक्टर नहीं होता। ऐसा ब्लड जिसमें RBC की सरफेस पर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है वो ब्लड होता है RH पॉजिटिव या केवल पॉजिटिव बोल दीजिए। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, यानी मेरी जो RBCs हैं इन पर B एंटीजन है और साथ साथ RH फैक्टर भी प्रेजेंट है। और जो बचे हुए 5% हैं इनकी RBC पर RH फैक्टर होता नहीं है तो इनका ब्लड हो जाएगा RH नेगेटिव। A और B एंटीजन के बेस पर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप थे, A, B, AB और O। लेकिन अगर A और B के साथ साथ हम इस RH एंटीजन को भी इंक्लूड कर लें तब ब्लड ग्रुप हो जाएंगे 8 टाइप्स के, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव और O पॉजिटिव, O नेगेटिव। क्लियर? तो RH फैक्टर यहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर RBC पर RH फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा RH पॉजिटिव, अगर नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा RH नेगेटिव। ये RH फैक्टर जो है वो कभी कभी इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है। इनकम्पेटिबिलिटी यानी असंगति, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। ये प्रॉब्लम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाते समय भी हो सकती है, या फिर प्रेगनेंसी के केस में भी RH इनकम्पेटिबिलिटी को देखा गया है। पहले डिस्कस करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किस तरह से RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी को शो करता है। मान लीजिए 2 पर्सन है X और Y। X का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव मान लेते हैं और Y का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव। B पॉजिटिव का मतलब है कि X में जो RBCs हैं इन RBC पर B एंटीजन के साथ साथ RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, जबकि Y में जो RBCs हैं इन पर केवल B एंटीजन है, RH एंटीजन नहीं है। अगर हम इस X का ब्लड Y को चढ़ाते हैं तो Y में X की RBCs जब पहुंचेंगी तो B एंटीजन के साथ साथ RH एंटीजन भी तो पहुंचेगा। तब Y की जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम इस RH एंटीजन को एक फॉरेन एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा और इसके अगेंस्ट डेवलप करेगा एंटीबॉडीज, एंटी-RH एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज इन RBCs की एग्लूटिनेशन करना शुरू कर देंगी, इनको आपस में चिपकाना शुरू कर देंगी, जिससे कि ब्लड के थक्के बनने की संभावना है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ये ट्रांसफ्यूज़न हुआ है, पहली बार खून चढ़ा है, तो एंटीबॉडीज़ का नंबर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता कि बहुत बड़ा नुकसान हो पाए। लेकिन अगर दोबारा इसी व्यक्ति को जिसका ब्लड RH नेगेटिव है इसको पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराया गया तो पहले से ही इसमें RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, तो बड़ी तेज़ी से इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा और ब्लड का कोगुलेशन होने लगेगा, एग्लूटिनेशन होने लगेगा, इंटरनल क्लॉट्स बनने लगेंगे, जिससे Y की डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव को नहीं दे सकते। अगर हम RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव को दें, जब RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव को देंगे तो B एंटीजन तो जाएगा, लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसा प्रोटीन ही नहीं है जो इस X के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे। तो ध्यान रखें कि RH पॉजिटिव ब्लड एक बार RH नेगेटिव का ब्लड तो ले सकता है,
लेकिन RH नेगेटिव कभी भी RH पॉजिटिव ब्लड ले नहीं सकता है, क्योंकि एग्लूटिनेशन होने लगेगा, एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। तो इस बेस पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं O ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। O में दो केस हो गए, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। O पॉजिटिव ब्लड कभी भी किसी RH नेगेटिव पर्सन को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो RH एंटीजन है ये स्टिमुलेट करेगा इम्यून सिस्टम को और एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। लेकिन जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ये सबको दिया जा सकता है, क्योंकि इस पर किसी भी टाइप का कोई एंटीजन नहीं है, ना तो A एंटीजन है, ना B एंटीजन है और ना ही RH एंटीजन है। क्लियर? तो ये तो हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में RH इनकम्पेटिबिलिटी। अब डिस्कस करते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी को प्रेगनेंसी के केस में। प्रेगनेंसी के केस में RH इनकम्पेटिबिलिटी को RH डिसीज या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस या फिर इसे HDN हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न कहा जाता है। हीमोलाइटिक यानी हीमो यानी ब्लड और लाइटिक यानी डिस्ट्रक्शन, लिसिस हो जाना। इसमें क्या होता है कि जो डेवलपिंग फीटस होता है इसकी RBCs का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ऐसा तब होता है जब किसी RH नेगेटिव मदर में डेवलप हो रहा बेबी RH पॉजिटिव होता है। देखिए डेवलपिंग फीटस जो है वो मदर यूट्रस के साथ प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और प्लेसेंटा की हेल्प से ही मैटरनल ब्लड यानी माता का ब्लड और फीटल ब्लड जो डेवलपिंग फीटस है उसका ब्लड, इसके बीच में डिफरेंट मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। लेकिन दोनों ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, क्योंकि कोरियन जो होती है फीटल मेम्ब्रेन, हम लोगों ने फीटल मेम्ब्रेन पहले भी डिस्कस की थी 4 टाइप की। इसमें जो कोरियन होती है वो मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में बैरियर बनाए रखती है। लेकिन जब पार्चुरेशन होगा, जन्म होगा और प्लेसेंटा टूटेगा तो फीटस का जो RH पॉजिटिव ब्लड है ये माता के RH नेगेटिव ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। जैसे ही RH पॉजिटिव ब्लड माता के RH नेगेटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है वैसे ही मदर का इम्यून सिस्टम RH एंटीजन की प्रेजेंस से एक्टिवेट हो जाता है और उसके अगेंस्ट डेवलप करने लगता है एंटीबॉडीज। पहले बच्चे का तो जब नॉर्मल हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, क्योंकि मदर का जो इम्यून सिस्टम था उसका जो सेंसिटाइजेशन हुआ था वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में हुआ था। बच्चे का तो जन्म हो गया, लेकिन इस माता में बन गई है RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज। अगर ये मदर फ्यूचर में दोबारा कंसीव करती है और फिर से डेवलपिंग बेबी RH पॉजिटिव होता है तो ये बनी बनाई एंटीबॉडीज़ है माता के शरीर में, ये IgG टाइप की होती हैं। एंटीबॉडीज़ 5 टाइप की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। इसमें जो ये IgG होती हैं गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, यही होती हैं ये एंटी RH एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडी इतनी छोटी होती हैं कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। तो जब दोबारा RH पॉजिटिव फीटस डेवलप होगा तो ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगी और डेवलपिंग फीटस की RBCs का डिस्ट्रक्शन शुरू कर देंगी। ऐसी कंडीशन में इस फीटस की डेथ हो जाएगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, या फिर अगर ये बच भी गया तो जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा इसमें सीवियर एनीमिया होगा। लगातार RBC का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो बिलीरुबिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स भी प्रकट होते हैं। साथ ही साथ इसमें हिपैटोमेगैली, लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है और ऐसे बच्चों का सर्वाइवल चांस जो होता है वो बहुत कम होता है। इसे रोका जा सकता है। ध्यान दें, अगर मदर RH नेगेटिव है तो डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए डॉक्टर की देख रेख में, क्योंकि डॉक्टर को जब पता चल जाएगा कि मदर RH नेगेटिव है तो इसको 28वें सप्ताह में anti-RHD एंटीबॉडीज़ का एक इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर ये तो 28वें सप्ताह में ही दिया जाएगा या फिर बच्चे के जन्म के बाद माता को दिया जाता है। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोल दो उन्हें, एंटीबॉडी को अच्छा इम्यूनोग्लोबुलिन एक ही बात। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स मदर में RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को रोक देती हैं, जिससे ये मदर अगर दोबारा कंसीव करती है और फिर से RH पॉजिटिव फीटस होता है तो उस फीटस को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस नहीं होगी। तो यहाँ पर RH फैक्टर के कारण जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया RH फैक्टर को, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस को। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन को।